दोस्तों, आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसका मानना था कि जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, फिर उस इंसान ने कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। जीनियस भी इतना कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोटिस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की क्षमता देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। दोस्तों, अनस्टॉपेबल इन्फो पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों डेथ के बाद आइंस्टाइन का दिमाग चुपके से निकाल लिया गया। उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे अलग करता था। जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया और वहां से भाग गए, क्योंकि उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या है। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हॉस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप की स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा था। हम आपको बता दें कि एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक दे। कि एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेकर कैंसिस के शहर विजिट चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर दूसरे शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की थी। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस ग्लोबल नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वह ब्रेन के एक हिस्से से पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कलेक्शन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि
इन सब में कॉर्पस क्लूसम का क्या काम है। मान लीजिए कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड यूज़ करके उस मिस्टेक को रिमूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट हैंड को फौरन सिग्नल देकर वह मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उनको कॉर्पस क्लूसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लूसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस क्लूसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था और रिसर्च का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इसकी मैथमेटिकल कलेक्शन की पावर काफी ज्यादा थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरोसिस ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्च का मानना है कि इसके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा न्यूरोसिस पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे इस स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इसके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वह पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। वो मैथ और साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल होते थे। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से करने में मास्टर थे, ना कि रट्टा लगाकर। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरानीजनक बात यह थी कि सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वह पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन में मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वह क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वह इस यूनिवर्स के लोगों को एक छोटी सी इनक्वेशन में बंद करना चाहते थे। यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद भी बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में एक नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उस थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वह खुद अपने दिमाग की मदद से ही जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में दी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फ्रेम में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।